नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या प्रधानमंत्री को फंसा दिया या सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, इस बात पे भी हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री के वो भाषण जो कि कभी वो नेता विपक्ष होने के नाते दिया करते थे, और आज जब वो प्रधानमंत्री, उनके भाषण में किसी भी तरह का बदलाव आता हुआ नहीं दिख रहा। अब वो जो उनकी स्क्रिप्ट है प्रधानमंत्री के भाषण की, वो न सिर्फ उबाऊ होती है बल्कि सहयोगियों को भी परेशान करने वाली होती है। जिस तरह की बात वो करते हैं वैसी बातें तो संभवतः छात्र संघ के वो नेता भी नहीं करते जो जुमे जुमे राजनीति में आते हैं या छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात करूंगा, क्योंकि पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि क्या अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का कोई संकेत देंगे क्या। समस्तीपुर की रैली में भी जिस तरह की कातर दृष्टि से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने बैठे देखे गए, उनकी तरफ देखते हुए देखे गए, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर चुनाव के बाद नीतीश कुमार का क्या हाल होने वाला। अब ये दबी छिपी बात नहीं रही है कि ना एनडीए गठबंधन और न ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने वाली है। उन्होंने सुशासन की बात की, उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने लालू राज के उस जंगल राज की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने न तो नीतीश के कार्यकाल की सराहना की और न ही यह बताने का प्रयास किया कि वो आगामी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे। निश्चित तौर पर ये बात अब नीतीश कुमार को भी अच्छे से समझ में आ गई है कि वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, और संभवतः उनका और उनकी पार्टी का संभवतः ये अंतिम चुनाव होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह की उनकी मानसिक स्थिति सार्वजनिक सभाओं में दिखाई देती है, जिस तरह से वह सार्वजनिक रूप से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी व्यवहार कर देते हैं, आम जनता में भी यह धारणा हो गई है कि नीतीश बाबू अब मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है और बिहार की गद्दी चलाने लायक भी उनमें दमखम नहीं बचा। खैर, मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहा था। नाली से गैस के सहारे चाय बनाने का रोजगार करने के बाद बिहार में कल रील बना के पैसा कमाने का नया गुरमंत्र व्यवसाय के लिए या रोजगार के लिए देश के प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में डाटा इतना महंगा है, लेकिन भारत में डाटा इतना सस्ता है जिसके सहारे युवाओं को काफ़ी फायदा हो। वो रील बनाए और उस रील के सहारे पैसा पैदा। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि महागठबंधन के, या यूँ कह लीजिए तेजस्वी के, हर परिवार को एक नौकरी देने के घोषणा के
बाद उनके पास संभवतः रोजगार या नौकरी के लिए कोई विजन रहा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से जब उन्होंने नाली से गैस के सहारे चाय बनाकर रोजगार देने की बात कही, पकौड़े तलने की बात कही, उस समय भी उनका ये बयान काफ़ी वायरल हुए थे। और अब रील के सहारे रोजगार पैदा करने के जो उन्होंने सुझाव दिया, ये भी काफ़ी चर्चा है। इस दौरान कई सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा मंच पर सोते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि चिराग पासवान जो एक्टिव मोड में बैठे थे, वो भी उनके भाषणों के बजाय अब अपने मोबाइल पर ध्यान लगा रहे थे। ये दर्शाने को काफ़ी है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी बोलने को खड़े होते थे, तो पूरा पंडाल या पूरा सदन जो सुन रहे हैं उनको, वो एक्टिव मोड में रहते थे और ये कहते थे आखिर क्या बात कही। तब वो भ्रष्टाचार पर वार करते हुए दिखते थे। आज वो 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस प्रकार से लालू के जंगल राज की याद करते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि जिन नारों के सहारे वो उसमें आए थे, सत्ता में आए थे, संभवतः उस नारे में कोई दम नहीं है। क्योंकि 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर उन्हें उन लोगों को, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा नहीं दिला पाए या फंसा नहीं पाए, तो ये दर्शाने काफ़ी है कि ये भी एक तरह से उनका जुमला था। देश के गृह मंत्री भी कल बिहार में थे। सीवान में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल बाबा ये चाहते हैं कि घुसपैठिए बिहार में रहना चाहिए, मतदाता सूची में उनके वोट रहने चाहिए। एक तरह से मैंने इस बारे में कई बार वीडियो बनाए हैं और निश्चित तौर पर ये एक तरह से सरकार के इकबाल पर ही सवाल है कि आखिर वो गृह मंत्री रहते हुए जिनका के मुख्य दायित्व सीमा से घुसपैठ को ही रोकना है, उनकी ही निगरानी में बीएसएफ सीमाओं पर तैनात रहती है। इसके बावजूद भी अगर घुसपैठिए जगह जगह बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आखिर वो यही जवाब दे दें कि एसआईआर आपने कराई, जिसमें कि आपने मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण की बात कही, घुसपैठियों विदेशों की मतदाता सूची में होने की बात कही, तो आप बताइए कि आखिर एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए या विदेशी आपको मतदाता सूची में मिले हैं, इस बात की जानकारी आप दे दें। केवल आरोप लगाने और नरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होता। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी बिहार में किस पद पर हैं जो वो आपको घुसपैठियों को मतदाता सूची में होने से रोक रहे, या वो क्या मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि उन घुसपैठियों के वोट बनाए हैं। अगर आप ज़्यादा घुसपैठिया कह रहे हैं, तो 2024 में जो आपने चुनाव जीता था, क्या वो घुसपैठियों के बल पर जीता गया? ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका कि जवाब न सिर्फ देश की सत्ता, देश के गृह मंत्री को देना चाहिए,
अगर वो कोई जवाब नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि उनके पास ना रोजगार को लेकर कोई विजन है और ना ही वो घुसपैठ ना हो इस बारे में ही कोई ताकत रखते हैं। भले ही उनका दायित्व मुख्य रूप से घुसपैठ को लेकर हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ना प्रयास करूंगा, लेकिन ये बात तय हो गई है कि प्रधानमंत्री भी अब चुक से गए हैं। उनके पास मुद्दों की कमी है और भाजपा के सभी स्टार प्रचारक जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम और घुसपैठ का जिक्र कर रहे, वो दर्शाने को काफ़ी है कि ये भी उनका एक तरह से चुनावी जुमला है। जय हिंद, जय भारत।